नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी गपशप और चर्चाओं पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। शुरुआत आज एक ऐसी स्कीम से होनी है जो उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लोगों को जागरूक करने वाली है, लेकिन स्कीम तो बनी, वो धरातल पर नहीं उतर पाई। बात उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग द्वारा एक डिजिटल लाइब्रेरी योजना की जो शुरुआत की गई है, उसमें जो लाल फीताशाही चल रही है, जो शासनादेशों की उलझन है और जेम पोर्टल का चक्कर है, उसके चलते यह योजना अब धरातल पर उतर नहीं पा रही है। या आप ये कह सकते हैं कि एक तरह से यह सफ़ेद हाथी के तौर पर साबित हो रही है। जिस उद्देश्य से ये योजना बनाई गई थी वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। भारत की सरकार ने एक योजना दी कि हम गाँव को डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे, इसके लिए राज्यों को पैसे दिए गए और उस डिजिटल लाइब्रेरी के खोलने का मकसद ये था कि बच्चे पढ़ें, कंप्यूटर का ज्ञान लें, पुस्तकों का ज्ञान लें और उनको अच्छी सुविधाएं और फर्नीचर एक जगह पे ग्राम पंचायत सचिवालय में मिले। लेकिन ये डिजिटल लाइब्रेरी खोलने में अभी तक सिर्फ खेल ही खेल दिखाई दे रहा है। ऐलान 2 साल पहले हो गया था और 2 साल से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ना तो कंप्यूटर खरीदे गए, ना फर्नीचर खरीदे गए और ना ही अभी तक किताबें खरीदी गई। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को 4,60,000 रुपया दिया गया है, जिसमें कंप्यूटर की जो सामग्री है यूपी डिस्को को देना है और किताब एनबीटी को देना है, नेशनल बुक ट्रस्ट को देना है। इसमें अनिवार्य किया गया है। बाकी आधी किताबें जिला क्रय समिति तय करेगी, वो निजी प्रकाशकों से लेगी, प्राइवेट संस्थाओं से लेगी, किससे लेगी वो लेगी। लेकिन सारे सरकारी खरीद आज के ज़माने में जब से जेम पोर्टल पर हुए हैं तब से बहुत सारी सुविधाएं तो मिली, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी समस्याएं भी खड़ी हुई। पहली बात यह है कि एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो पूरे प्रदेश में 200-300 करोड़ के काम किताब खरीद के लिए हुए हैं, लेकिन एक किताब सप्लाई नहीं कर पा रही है। और उसकी हालत यह भी है कि आने वाले 1-2 साल तक भी वो सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो आप सोचिए कि ऐसी योजना किस काम की जो 9 दिन चले 2.5 कोस। तो ये इतनी सुस्त चाल से चल रही है व्यवस्था। और ये वही एनबीटी है, नेशनल बुक ट्रस्ट, जो उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में भी किताबों की सप्लाई करता है और वहाँ ऑर्डर मिलने के बाद 1-1 साल हो गया किताब नहीं सप्लाई कर पाया है। तो वो यहाँ पंचायतों में करोड़ों अरबों की किताबें कैसे सप्लाई कर पाएगा, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब जेम पोर्टल को सबसे ईमानदार पोर्टल माना गया है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय नियम ये कहते हैं कि किताबों की खरीद जेम पोर्टल से नहीं होगी, वो इनसे अलग रखे जाएंगे। लेकिन पंचायती राज विभाग के जो शासनादेश है उसमें इतनी कमियां हैं कि उसकी वजह से उत्तर प्रदेश के एक भी ज़िले में एक भी ना तो टेंडर हुआ, ना डिजिटल लाइब्रेरी बन पा रही है। प्रमुख सचिव हैं अनिल कुमार, निदेशक हैं अमित कुमार सिंह और मंत्री को तो आप जानते ही हैं कि पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में यह योजना 1 भी इंच आगे नहीं बढ़ पाई है, जिसकी सबसे बड़ी कमी यही है कि उसमें ऐसे ऐसे शर्तें डाली गई हैं जो आसान नहीं है पूरा कर पाना। शायद खाली योजनाओं को चुनावी मंच से ऐलान किया जाता है, धरातल पर उतारने में बहुत सारी ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं कि योजना का ऐलान कर दो, पैसा भी दिखाओ हम दे दो, लेकिन योजना आगे चल ना पाए, लटकी रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पैसा लैप्स होकर वापस चला जाएगा। तो माल कुछ और है, लेबल कुछ और है, हकीकत कुछ और है, फसाना कुछ और है। तो ये उत्तर प्रदेश के युवाओं को पढ़ा लिखा कर रोजगार परक बनाने की योजना अब कहा जाए तो लाल फीताशाही, नौकरशाही, शासनादेश की भेंट चढ़ चुकी है।
उत्तर प्रदेश में एक चीज़ आए दिन देखने को मिलती है कि विभाग चाहे जितना कमज़ोर हो, घाटे में हो, लेकिन ना तो नेताओं की ऐशो आराम में कोई कमी आती है और ना ही अफसरों की। उत्तर प्रदेश के अधिकतर नगर निगम जो हैं वो घाटे में ही चल रहे हैं। उनके पास अपनी आमदनी का स्रोत बहुत सीमित है और अगर सरकार मदद न करे तो वो कर्मचारियों का वेतन भी ना दे पाएं। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम है लखनऊ में, लखनऊ नगर निगम जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की, उसके बावजूद सरकार यहाँ भरपूर पैसा देती है, मदद करती है, फिर भी नगर निगम घाटे में रहता है, गरीबी का रोना रोता है, विकास कार्य नहीं करा पाता, साफ सफाई को लेकर संकट आए दिन होता रहता है। लेकिन दूसरी ओर आप देखेंगे तो यहाँ के अफसरों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, यहाँ की नेताओं की रईसी में कोई कमी नहीं है और ये न कम होने का नाम ले रही है। आज हम आपका ध्यान लखनऊ नगर निगम में करोड़ों की गाड़ियों के कबाड़ होने की ओर दिलाएंगे। एक ओर तो मेयर सुषमा खरकवाल नगर निगम में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, वो हर अफसर से लड़ाई झगड़ा कर चुकी हैं। दूसरी ओर 48 गाड़ियां 2 साल पहले खरीदी गई 2023 में सीएनजी की, वो कूड़े में तब्दील हो गई, वो एक दिन चली नहीं, सरकार का 5 करोड़ रुपया पानी में चला गया, यानी कि मूर्छा लग गया आप कह सकते हैं उसमें। तो ये है उत्तर प्रदेश में गरीब नगर निगम का हाल। आमदनी और खर्चे के इस अंतर को आप जब देखेंगे तो इसकी बहुत खतरनाक तस्वीर आपके सामने आएगी। फिर भी गरीबी में भी सरकार ने मदद की, 48 गाड़ियां खरीदवाई, उन गाड़ियों को लोगों ने कबाड़ में तब्दील कर दिया, उनको चलने नहीं दिया, क्योंकि डीजल वाली जो गाड़ियां चलती हैं उसमें डीजल भी चोरी होता है और अफसरों की आमदनी भी होती है। भले लखनऊ में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां कम पड़ जाएं, लेकिन नई खरीदी गाड़ियों को वर्कशॉप से नहीं निकाला गया और ये गाड़ियां वाहनों की कमी का हवाला देकर ही खरीदी गई थी कि साहब गाड़ियां नहीं है इसलिए कूड़ा उठाने में बड़ी समस्या आती है। सरकार का पैसा था, 5 करोड़ रुपया मिला, गाड़ी खरीद ली गई, लेकिन जब खरीद ली गई तो 2 साल से फिर वो निकली ही नहीं स्टोर से, वर्कशॉप में पड़ी है आरआर के गोमती नगर में और वहाँ खड़े खड़े वो कबाड़ में तब्दील हो गई। आज भी वो गाड़ियाँ खड़ी हैं, कईयों तो फूल माला भी चढ़ा हुआ है अभी तक। तो नगर निगम में हर साल 28 करोड़ रुपया का डीजल खरीदा जाता है। इस बार सरकार ने 33 करोड़ रुपया का बजट पास किया है नगर निगम सदन ने। 33 करोड़ रुपया में डीजल खरीदा जाएगा तो स्वाभाविक है, और सीएनजी गाड़ी में डीजल तो लगता नहीं, बिजली भी लगती है, कहीं उसमें बैटरी से चल जाएगा, तो उसमें आमदनी और चोरी इन सब की व्यवस्था खत्म हो जाएगी, कमीशन खोरी की। तो इसलिए इन गाड़ियों को चलने ही ना दो सीएनजी को, और डीजल गाड़ियां चलती रहें, सबकी जेब में गर्माहट बनी रहे। तो आप सोच लीजिए कि जिस नगर निगम में वेतन के लाले हो वहाँ खजाने की सफाई के कितने सारे रूप हैं, कितने सारे तरीके और हथकंडे हैं। तो नगर निगम लोग कहते हैं कि साहब एक सड़क बनी रही थी उसे दोबारा बना देते हैं, एक नाली बनी रही थी उसे दोबारा बना। तो ये खेल तो बड़ा समय से चल रहा है, कभी कभी उभरता है, कभी कभी कुछ कार्रवाई होती है, नहीं तो फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। फिर वही सरकार के सामने रोना, साहब हमारे पास तो पैसा नहीं, नगर निगम तो विकास कार्य कैसे कराए। तो झक मार के सरकार को फिर देना पड़ता है। पेट भरने वाले हर साल अपना भर रहे हैं, कमीशन खोरी जारी है, डीजल चोरी जारी है, नए नए सामान कबाड़ में तब्दील होते हैं। अब खबर राम नगरी से। राम तेरी महिमा न्यारी। राम की नगरी अयोध्या ने बीजेपी को पूरे देश में बड़ी प्रसिद्धि दिलाई। भाजपा आज जिस ऊंचाई पर है, हम ये कह सकते हैं कि वह राम मंदिर आंदोलन की वजह से है। अयोध्या और राम मंदिर ने उसे दिल्ली की सत्ता तक पहुंचाया है। लेकिन मंदिर निर्माण के बावजूद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या से चुनाव हार गई। वैसे हार के बाद लोग सबक लेते हैं, उसने भी लिया होगा, लेकिन बीजेपी में धर्मनगरी में इस बार उस सबक के इतर नेताओं की गुटबाजी फिर देखने को मिल रही है। ये कह सकते हैं कि भाजपा
अयोध्या में भयंकर गुटबाजी में फंसी हुई है। अभी उसके सामने विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले एक नया धर्म संकट भी आ गया है। ये मामला अयोध्या जिले के दो बाहुबली दबंग छवि के नेताओं से जुड़ा हुआ है और उनके बीच जो जोर आजमाइश चल रही है उसको लेकर है। मामला गोसाईगंज विधानसभा सीट की टिकट का है। माफिया कहिए, दबंग कहिए, जिस छवि में स्वीकार करना चाहिए आप करिए, यहाँ पर दो नेताओं का जो टसन है उसने बीजेपी को चिंता में डाल रखा है। प्रदेश में गोसाईगंज विधानसभा एक ऐसी सीट बनी है जहाँ पर सरदार पटेल के नाम पर 2 बार एकता यात्राएं निकाली गई और प्रदेश नेतृत्व को दोनों में जाना पड़ा। तो आप सोचिए कि पार्टी को कितना दबाव में है कि एक विधानसभा में विधायक हैं, उसी में इस समय वर्तमान में अभय सिंह, वो पहले समाजवादी पार्टी से थे, वहाँ जीते थे, फिर राज्यसभा में पार्टी छोड़ के भाजपा को वोट दे दिया, तब से बीजेपी कार्यक्रम में आने जाने लगे। उनकी यात्रा निकली, उसमें भूपेंद्र चौधरी गए। पूर्व विधायक हैं खब्बू तिवारी, उसी विधानसभा सीट से हारे और वो भी एक यात्रा निकाले, फिर उसमें भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष गए। तो ये मामला बिगड़ा क्यों? दोनों को संतुलन साधने में बीजेपी लगी हुई है। दोनों नेताओं की छवि माफिया, दबंग और बाहुबली की है। अब सोचिए, एक विधानसभा में 2 बार नेता यात्रा निकाल रहे हैं और दोनों बार प्रदेश नेतृत्व को दोनों को सेट करने के लिए जाना पड़ रहा है। सरदार पटेल की जयंती बीजेपी के लिए गोसाईगंज में एक परीक्षा की घड़ी बन गई। 10 नवंबर को अभय सिंह जो विधायक हैं गोसाईगंज से, उन्होंने अपनी यात्रा निकाली। वहाँ उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर अपनी ताकत का एहसार कराया। फिर 20 नवंबर को 10 दिन बाद खब्बू तिवारी ने भी एक यात्रा निकाली और फिर उसमें प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर उन्होंने भी क्षेत्र में अपने लोगों को एहसास कराया कि हमारी भाजपा में अभी पकड़ बनी हुई है और विधानसभा चुनाव भी दूर है। दूसरी ओर प्रदेश नेतृत्व इसे संतुलन साधने की कला बताता है, लेकिन वो ये भी जानता है कि टिकट दोनों में से किसी एक को ही मिलेगी और जब एक को मिलेगी तो दूसरा नाराज होगा। और दोनों इस तैयारी में है कि चुनाव तो लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। ऐसे में दल बदल होगा, नाराजगी होगी कि उनको मनाया जाएगा, कोई और पद दिया जाएगा। ये सब अभी जब विधानसभा का चुनाव निकट आएगा तो और स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन तालमेल बिठाने की एक बड़ी चुनौती भाजपा के सामने अयोध्या में आ गई है। उस जगह पर आ गई है जहां पर वो लोकसभा चुनाव हार गई। राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद अब अगर विधानसभा के चुनाव में भी अयोध्या में बीजेपी को हार मिली तो वो किस मुंह से हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेगी? अभी तो वहां पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री आए थे। तो एक और अभय सिंह है, एक और खब्बू तिवारी है और बीच में भूपेंद्र चौधरी है। वो कहते हैं कि आप बुलाओ तो वहाँ भी हम आएंगे, तुम बुलाओ तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। हालांकि बीजेपी नेताओं तो ये नारे रहा है कि बैठक, भोजन और विश्राम, और यात्रा थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, उसमें एक नई चीज़ जुड़ गई, बैठक, भोजन, विश्राम और यात्रा। तो यात्रा के बहाने नेता तो बिजी हैं, लेकिन प्रदेश नेतृत्व के माथे पर चिंता की लकीरें हैं और ये विधानसभा चुनाव तक अभी ये कंपटीशन और बढ़ेगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि बीजेपी में बड़ा अनुशासन है, वो अयोध्या की इन दोनों यात्राओं को देख लें कि ये यात्राएं आखिर क्या गुल खिलाएंगी। अब बात एक बहुत चर्चित खबर की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। वो एक व्यक्ति को लेकर, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य इन दिनों काफ़ी चर्चा में हैं, क्योंकि वो बिहार चुनाव में पर्यवेक्षक बना दिए गए थे, जिसके बाद से उनका ग्राफ अचानक से बढ़ गया है। वो चर्चा के केंद्र बिंदु में आ गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि केशव मौर्य को लेकर कयासों का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है इस समय, और ये कयास कई दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। खुलकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन
पिछले कुछ समय से डिप्टी सीएम केशव मौर्य केंद्रीय जो सत्ता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, उसके तेजी से करीब आते दिख रहे हैं। उसके वो लगातार निकट बने हुए हैं। बिहार चुनाव ने उनके कद को काफ़ी बढ़ा दिया है और जब वो पर्यवेक्षक के रूप में मुख्य कुर्सी पर बैठे थे तो जिसके बाद आप ये कह सकते हैं कि वो सीधे तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा नाम बन गए हैं। केशव मौर्य के साथ केंद्रीय मंत्री भी पर्यवेक्षक से सह पर्यवेक्षक, लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को मेन भूमिका में रखा गया। तो जो लोग राजनीति को करीब से देखते हैं वो इन दिनों बहुत सारी चर्चाएं कर रहे हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकातें भी इन चर्चाओं को काफ़ी सारी हवा दे रही हैं। एक बात को लेकर चर्चा तेज है कि केशव मौर्य केंद्रीय राजनीति में जाने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर वो केंद्रीय राजनीति में जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का जो परिवर्तन है, विस्तार है, वो तय हो जाएगा, क्योंकि डिप्टी सीएम का पद फिर खाली हो जाएगा। एक और कयास ये चल रहा है कि केशव मौर्य बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी से बीजेपी के पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते रहे हैं। राजनाथ सिंह तो 2 बार हुए हैं। ये सब चीज़ें, ये सारी कहानियाँ 2027 के चुनाव का जो साल होगा उसके पहले तय हो जाएगा। जैसे ही हम अगले साल जनवरी में इंटर करेंगे वैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनावी साल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2027 के जनवरी और फरवरी में ही चुनाव हो जाते हैं। तो ऐसे में आप देखें तो मात्र 15 महीने का समय यूपी में बचा है चुनाव को होने के लिए। तो जो भी बदलाव होना है वह नए साल में, यानी कि 2 महीने बाद जनवरी फरवरी तक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वक्त नहीं रहेगा। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जिस तरह से वह केशव मौर्य के महत्व को बढ़ा रहा है, उससे लगता है कि उन्हें वह दिल्ली ले जाने की तैयारी में है। और केशव मौर्य दिल्ली जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम के पद पर भी बदलाव होगा। वैसे आप केशव मौर्य को लेकर ये जो कयास लग रहे हैं ये नाहक नहीं है। आप ये मान लीजिए, बिहार चुनाव खत्म होने के बाद उन्होंने दिल्ली के दौरे किए हैं और उन दौरे में उन्होंने नेताओं के साथ जो तस्वीरें खिंचाई हैं, जो बाहर आई हैं, उन्होंने काफ़ी हलचल मचाया है। आप वो दौर भी याद कर सकते हैं जब एक ऐसा समय आया था और ये कहा जाने लगा कि केशव मौर्य अगले प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे और वो डिप्टी सीएम के साथ साथ यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। हालांकि वो बात 5-7 महीने पुरानी हो गई, लेकिन सियासत है, ये किस्मत का खेल है। कल किसका क्या होगा, कल कौन कहाँ बैठेगा, किसका कद बढ़ेगा, किसका कद घटेगा, यह कोई पक्के तौर पर ऐलान नहीं कर सकता है। लोग हवा का रुख भांपकर, फिजा को देखकर चर्चा का माहौल बनाते हैं। केशव मौर्य भी आजकल उसी हवा, उसी फिजा, उसी माहौल में एकदम फिट बैठ रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर अगर केंद्रीय स्तर पर जाते हैं तो राजनाथ सिंह के बाद वो दूसरा ऐसा बड़ा चेहरा बनेंगे जो लंबी पारी केंद्र में खेलने में सक्षम होंगे, कि वो जिस वर्ग से आते हैं उससे उनकी स्वीकार्यता भी काफ़ी बड़ी हो जाती है। और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को ऐसे चेहरों की काफ़ी ज़रूरत भी रहती है, क्योंकि वोट बैंक का जो उनका आधार है वो ओबीसी और दलित पर ज़्यादा फोकस्ड है। भाजपा ये मानती है कि ठाकुर पंडित बनिया ये तो हइये हैं, जाएंगे कहाँ। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के नाम की जो तख्ती है, जो चमक रही है, हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको दिल्ली में चमकती दिखाई पड़े। बीजेपी की सियासत में चमत्कार होते देर नहीं लग सकता है। भाई यहाँ तो विधायक दल की बैठक में आए, पहली बार जीते, कुर्ता पैजामा पहन के सिलाए गए, तब तक नाम पर्ची में आया हुआ कि फलाने लोग विधायक हैं, ये खड़े हो जाए, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ऐसे पता नहीं किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, पता नहीं किसको राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया जाए, किसको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए। तो बीजेपी बड़ी चमत्कारिक पार्टी है और आने वाले वक्त में कोई बड़ा चमत्कार हो जाए तो आप कोई आश्चर्य मत करिएगा। फिलहाल
आज के पावर सेंटर में इतना ही। लेकिन सियासत बड़ी विचित्र चीज़ है। राजा को रंक बना देती है और रंक को उठा के ताज पहना देती है। कई बार ग्राफ ऐसे चलता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है। किसी को ज़्यादा मिला तो उसकी किस्मत पर लोग रंज कर सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। आज साहित्य में सुनिएगा, काफ़ी शानदार लाइनें हैं, नेताओं पर ये काफ़ी सटीक बैठती हैं कि उनसे मिलिए जो यहाँ फेर बदल वाले हैं, हमसे मत बोलिए, हम लोग तो गज़ल वाले हैं। और कैसे सफाक लिबासों में नज़र आते हैं, कौन मानेगा कि ये वही सब कल वाले हैं। और अब तो मिलजुल के सब परिंदों को भी रहना होगा, क्योंकि जितने तालाब हैं सब नील कमल वाले हैं। नमस्कार।